नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्यार पंकज में आप सही का मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज से हम पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटी हम थोड़ा अलग तरह से पढ़ेंगे। पहले हम पॉलिटी में आयोग पढ़ेंगे। अगर आप पेपर दे रहे हैं, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है आर्टिकल के थ्रू, एक आधा आर्टिकल दे देता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, लेकिन हम पहले इस बार आयोग पढ़ाएंगे, कमीशंस पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, पहले जो भी स्टेट सेंट्रल कमीशन है उनको पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद स्टेट कमीशन, फिर दोनों के एक दूसरे से कॉलरेट करके उनमें डिफरेंस क्या है, ताकि चीजें आपको याद कैसे हो। इस पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, इस पे मुझे ज्यादा ध्यान देना है कि चीजें आपको याद कैसे रहें, चीजें कैसे एक दूसरे से कॉरिलेट करके पढ़नी है, कैसे चीजों को आप एक दूसरे से जोड़ पाए और कैसे आप लंबे समय तक चीजों को अपने जहन में बनाकर रख सकें, ताकि एग्जाम हॉल में आप प्रेशर को कैसे हैंडल करें। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पॉलिटी में थोड़ा अलग ढंग से पढ़ाऊंगा। अलग ढंग मतलब कहने का तात्पर्य है कि मैं डायरेक्ट आर्टिकल्स नहीं स्टार्ट करूंगा। आर्टिकल 1 से 4 संघम राज्य क्षेत्र, फिर उसका नागरिकता, फिर उसका मौलिक अधिकार, फिर आपको मौलिक कर्तव्य, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, तो ये सारी चीजें मैं आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा। पहले मैं कमीशंस पढ़ाऊंगा। कमीशंस के थ्रू जो भी आर्टिकल्स हैं वो तो कवर ही हो जाएंगे आपके, वहां से क्वेश्चन पूछेगा आपके। उसके बाद मैं इधर डायरेक्ट आर्टिकल्स में आऊंगा। ठीक है, तो चलिए जो इंपॉर्टेंट आपके कमीशंस हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो संवैधानिक निकाय हैं यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उनको हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंतर्गत आती है, यानी संवैधानिक निकाय। ठीक है, संवैधानिक निकाय, क्लियर। इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, क्लियर, यानी संवैधानिक निकाय। निकाय बोलते हैं, निकाय भूल गया मैं लिखने को, लिख दिया। ठीक, संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय के अंतर्गत हम लमसम 12-13 कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जो है उनका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, क्रम वाइज हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर सबसे पहले हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग, सभी ने नाम सुना होगा, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बाद हम पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं यूपीएससी। इसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन, ईसी। संघ लोक सेवा के बाद हम पढ़ेंगे राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक, क्या पढ़ेंगे? राज्य लोक सेवा आयोग, यानी अर्थात एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको यूपीएससी, जैसे उत्तर प्रदेश का पीसीएस है तो यूपीएससी, मध्य प्रदेश का तो एमपीएससी, आंध्र प्रदेश का है तो एपीएससी, ये सारी चीजें। ठीक है, एपीपीएससी, क्लियर। उत्तराखंड का यूकेपीएससी। उसके बाद वित्त आयोग हम पढ़ेंगे, वित्त आयोग पढ़ेंगे। ठीक, ये 4 प्रमुख रूप से, इनके साथ साथ हम पढ़ेंगे वस्तु एवं सेवा कर परिषद। वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जीएसटी इसके तहत, वस्तु, जीएसटी नहीं, वस्तु एवं सेवा कर परिषद। ठीक, उसके साथ साथ हम आपको पढ़ाएंगे अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। ठीक, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे ये 8 हुए, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग, वित्त आयोग और वस्तु एवं सेवा कर परिषद और अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, पर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। और अब हम पढ़ेंगे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग लिख लेना आगे, क्या पता दिखाई दिखाई दे आपको, ये भी तो मुझे ध्यान देना है। ठीक है, भारत का नियंत्रक हम महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के नियंत्रक, फिर उसके बाद भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, महान्यायवादी। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पर भारत का महान्यायवादी, फिर राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता। ये 12 आयोगों को हम एक एक क्रम वाइज अध्ययन करेंगे। तो इसमें से सबसे पहले हम जिसका अध्ययन करेंगे, क्रम से ऐसे ही चलते रहेंगे, तो निर्वाचन आयोग का सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो चलिए निर्वाचन आयोग का अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इनको सभी को रफ कर लें। आप देखेंगे कि बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। मेरा एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है, आपका सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप पढ़ोगे। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, यदि आप ध्यान से पढ़ोगे नहीं तो कहाँ पढ़ पाओगे, कुछ आएगा, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा तुम्हारे। ठीक, चलिए देखते हैं भैया। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे चीजें आपकी समझ में आती हैं। तो कुछ चंद लाइनें मैं आपको पहले हाजिर कर दूं ताकि थोड़ा आपका मनोबल बढ़े। ठीक है, मनोबल बढ़ेगा तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो चलिए कहते क्या, मैंने खुद लिखी है कि बना लो दीवालें चाहे जितनी, बना लो दीवालें चाहे जितनी, सजा लो दीवालें चाहे जितनी, मगर वो रूप खंडहर कर पाएंगी। बना लो दीवालें चाहे जितनी, सजा लो दीवालें चाहे जितनी, मगर वो रूप खंडहर कर पाएंगी। जो मिल जाए साथ उनको छत का, तो जाके रूप मकान का पाएंगी। कहने का तात्पर्य है, कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी कॉपीज खरीद लो, कितनी भी उन पे कवर चढ़ा लो, कितना भी उनको डिजाइनिंग कर लो, लेकिन वो सब व्यर्थ है। अगर आपको जिस दिन सफलता मिल जाएगी, अर्थात उन दीवालों को जिस प्रकार मकान, उस दीवालों को छत मिल जाए तो रूप मकान के पाएंगे, वैसे ही अगर आपकी सफलता को, आपकी इस मेहनत को सफलता मिल जाएगी तो आपकी जिंदगी समझ जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला आयोग हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्शन कमीशन। तो इंग्लिश में लिख देते हो तो इसकी, ताकि बाइलिंगुअल अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएंगी चीजें। इलेक्शन कमीशन। ठीक, चलिए भैया हम देखते हैं निर्वाचन आयोग एक्चुअली में है क्या। मैंने यहां से इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि अभी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ विधानसभा के इलेक्शन जारी है, जिसमें से 5 या 6 चरणों के वोटिंग हो चुकी है। 7 चरणों में टोटल उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने हैं, जिनमें से 1 या 2 चरण के भी बचे हुए हैं। और तो हम इसलिए निर्वाचन आयोग से स्टार्ट कर रहे हैं, और इसको संवैधानिक निकाय भी बोलते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इलेक्शन कमीशन। अगर देखा जाए, निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, निकाय यानी संस्था। ठीक, स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत सरकार जो है संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए करती है। और देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन भाग 15 में है। भाग 15 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में भाग 15 पार्ट 15 अनुच्छेद देखे जाए तो अनुच्छेद 324 से 329 तक इनका जिक्र है।
324 से 329 तक इनका जिक्र है। ठीक है, तो भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक इलेक्शन कमीशन को हम पढ़ेंगे। किस अनुच्छेद में क्या है, किस अनुच्छेद में क्या है, डायरेक्ट अनुच्छेद पहले हम ऐसे पढ़ाते रहेंगे, फिर लास्ट में आपको एक डायरेक्ट आर्टिकल्स दे देंगे कि आर्टिकल्स में एक क्या, एक में क्या, दो में क्या, तीन में क्या, चार में, ये सारे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में अंतर यही है कि अगर डायरेक्ट आपको आर्टिकल पढ़ा दे कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके पीछे की इतिहास क्या है, उसके पीछे कानून क्या है, व्यवस्था क्या है, कैसे फॉलो करेंगे, ये सारी चीजें पॉलिटी कहलाएंगे। तो हम स्पेशली पॉलिटी के स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इलेक्शन कमीशन भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक इनका जिक्र किया गया है हमारे संविधान में, मूल संविधान में इनका जिक्र है। ठीक है, इसलिए इसको संवैधानिक निकाय बोलते हैं। जिन चीजों का, जिस भी आयोग का मूल संविधान में जिक्र नहीं होगा उनको असंवैधानिक निकाय बोलेंगे। ठीक है, यानी संविधान में तो है लेकिन वो बाद में जोड़े गए, किसी न किसी अमेंडमेंट के तहत जोड़े गए होंगे। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। चलिए, इलेक्शन कमीशन स्टेट इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, लेकिन निर्वाचन जो सेंटर वाला वही पूरा कंट्रोल करता है, बशर्ते ये जो स्टेट वाले होते हैं वो ग्राम पंचायत और नगर निकाय के इलेक्शन को हैंडल करते हैं। बाकी सारे इलेक्शंस को निर्वाचन आयोग, सेंट्रल निर्वाचन आयोग ही अपने पूरी नियंत्रण में प्रक्रिया कंप्लीट कराता है, पूरी कराता है इलेक्शन की। तो ये जो निर्वाचन आयोग है ये संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा प्लस विधानसभा यानी राज्यों की विधानसभा के इलेक्शन प्लस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन चार चीजों का ये लोग इलेक्शन कराते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी भैया। तो पहले संसद, संसद में कौन कौन से, लोकसभा, जिन अब एमपी का इलेक्शन जब होता है एमपी का, ठीक है, और राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक। लोकसभा में वही जब रायबरेली से अपने यहाँ सोनिया गांधी लड़ती है, वोट करते कांग्रेस को, उनके बीजेपी की तरफ से कोई दूसरा लीडर होता है। अमेठी से राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, ये एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। डायरेक्ट हम इनको अपना वोट देकर इनको लोकसभा भेजते हैं, यानी ये हमारे प्रतिनिधित्व होते हैं। ठीक, ये हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं हमारी लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा नहीं, जनता की सभा। दूसरा संसद हो गया, राज्य की विधानसभाएं, राज्य की विधानसभाएं, विधानसभाएं जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा। ठीक है, इस समय 5 राज्यों की विधानसभा में इलेक्शन हो रहे हैं, अर्थात 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं। तो जो निर्वाचन है इसमें 5 राज्यों में इलेक्शन करा रहा है। जैसे पहले तो अपना ही प्रदेश उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में इलेक्शन होने, फिर अपना से जो अलग हुआ उत्तराखंड, वहां पर होने वाले, फिर उधर आप चलेंगे उत्तर पश्चिम में पंजाब में होने वाले हैं। ठीक, 3 हो गए। फिर एक है दक्षिण में गोवा में, मालाबार के तट पे गोवा में होने वाला है, और एक कहां पर, मणिपुर में। इन 5 जगहों पे इलेक्शन हो। इसलिए आपको एक करंट का क्वेश्चन मिल गया आपको कि वर्तमान में या इस समय कितने राज्यों में इलेक्शन हुए। अगर अप्रैल मई में पेपर हो जाए भी किसी भी चीज का, तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने कितने राज्यों में इलेक्शन संपन्न कराए हैं, 3, 4, 5, एक भी नहीं या सभी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 5 राज्यों में कौन कौन से, निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्तर निर्वाचन आयोग ने या इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन संपन्न नहीं कराए हैं। तो 5 हैं, तो उनमें से 4, 3 होंगे, कोई एक नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, इन 5 जगहों पे इस समय इलेक्शन जारी है। ठीक, ये 2 चीजें हो गई। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर राष्ट्रपति के इलेक्शन कराएंगे, राष्ट्रपति महोदय कराएंगे। फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति महोदय कराएंगे, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन कराएंगे। ठीक, आगे समझ में। तो ये जो निर्वाचन आयोग है ये इन 4 चीजों का इलेक्शन कराएंगे। बल्कि जो स्टेट में है, स्टेट कमीशन आयोग, सॉरी स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी राज्य निर्वाचन आयोग, वो केवल ग्राम पंचायत और नगर निकायों का इलेक्शन कराते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए आगे। ओके, ये चीज समझ में आई।
बहुत पूछी जाती है, आपको पता होना चाहिए। जो भी चीज पढ़ाऊंगा बहुत पूछी जाती है वही पढ़ाऊंगा, और जो पूछी जाने वाली होगी वो पढ़ा दूंगा। बाकी बेकार चीजें क्या करोगे जानते। चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, संस्था है, ठीक है, जिसके तहत ये केंद्र व राज्य दोनों को इलेक्शन कराती है। विधानसभा राज्य का है ना, कराती है ना। देखिए, प्लस अच्छी बात यह है कि राज्यों में होने वाले पंचायत और नगर निगमों का इलेक्शन राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। अब इसकी संरचना क्या होती है? संरचना यानी कि इनमें कितने मेंबर्स होते हैं, एक आयोग में, निर्वाचन आयोग में कितने मेंबर्स होते हैं। तो बात यह है कि जो निर्वाचन आयोग होता है ना, निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें तो निर्वाचन आयोग में अभी तक टोटल 3 ही लोग हुए। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ठीक है, जिसको चीफ इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। उनके नीचे 2 और हो जाते हैं। आए समझ में? 2 कौन कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं भैया 2 कौन कौन से होते हैं। तो आपको बता दूं, 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था से 1989 तक केवल एक सदस्यीय आयोग था। ये कितने? 1 सदस्यीय आयोग था। 1989 से 1990 तक इसमें 2 लोग और ऐड किया दिया, यानी बहुत सदस्य आयोग, यानी 3 सदस्य हुए। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस 2 आयुक्त। लेकिन 1990 से 1993 में फिर से 1 कर दिया गया है। 1 कि भैया अब फिर 1 ही रहेगा। लेकिन 1993 से लेकर अब तक नाउ टिल कितने हैं? बहुसंख्यक यानी 3 ही। आगे समझ में? 1950 से 1989 तक 1, 1989 से 90 तक फिर 3 हो, यानी बहुसंख्यक हो, बहुत सदस्य हो गए। फिर 89-93 तक का फिर यानी एकल आयोग हो गया, एकल सदस्य आयोग हो गया। लेकिन 93 से नाउटिल यानी अब तक कितने हो गए टोटल? फिर से 3 हो गया, यानी बहुत सदस्य आयोग हो गया। इतनी बात समझ में आई आपकी? गुड, ओके। आप चले देखते हैं कि अनुच्छेद 324 के तहत क्या होता है। अनुच्छेद 324 के तहत बताया गया है कि एक निर्वाचन आयोग होगा, उसकी स्थापना की गई है। प्लस यही बताया गया है कि इनके जो भी आयुक्त होंगे इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। नियुक्ति कौन करेगा भैया? पहले तो जान लो आप, नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। क्लियर? उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि जो राज्य के निर्वाचन आयोग होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसके परामर्श पर वो जिसको कहेगा राष्ट्रपति उसको वहां पर क्या कर देगा? नियुक्त कर देगा राज्य निर्वाचन आयोग में। क्लियर? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर राज्य के निर्वाचन आयोग राज्य का जो मुख्य के आयुक्त जितने निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे। क्लियर? आगे इतना समझ में आ गया। और एक चीज जान ले आप कि इनका कार्यकाल कितना होता है भैया? कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 साल या 65 वर्ष। कहने का तात्पर्य है अगर आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, ठीक है, या आयुक्त हो गए तो आप 6 साल तक गद्दी पर रहेंगे। या अगर आपकी उम्र 65 की होने वाली बीच में तो आप तब रिटायर हो जाएंगे। तो ये 2 चीजें हैं, या तो 6 वर्ष आपका पूरा कार्यकाल 6 वर्ष का ही है, लेकिन 6 वर्ष के बीच में कहीं आपकी उम्र 65 की हो रही है तो तब तक सिर्फ आप गद्दी पर रहेंगे। आ गया? उसके बाद जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और अन्य आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस अन्य निर्वाचन आयुक्त जो भी हैं, उन सभी की जो शक्तियां हैं, जो पावर है, वो सब समान है। ठीक है, वेतन, फैसिलिटी सब समान है। फर्क ये है कि इन्हीं में से किसी एक को मुख्य आयुक्त नियुक्त कर दिया जाता है। आगे इतना समझ में? उम्मीद है कि चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। ठीक, आगे चलते हैं। लेकिन हमारे संविधान में कुछ चीजें और दी गई हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, अब इनकी
बता दें आपको कि ये जो है इनकी स्वतंत्रता किन किन चीजों में है, ठीक है, यानी क्या क्या ये कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता ये कि अनुच्छेद 324 के तहत जो भी कुछ बताया गया है कि इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है, इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है बीच में, या ये खुद भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देकर अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देकर अपने पद से हट सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं हट सकते हैं, राष्ट्रपति भी इनको हटा सकते हैं, लेकिन कब? कदाचार के नियमों पर, अगर इन पर कोई भी कदाचार लग गया, अर्थात महाभियोग जैसी प्रक्रिया। कौन सी महाभियोग जैसी प्रक्रिया हुई? क्योंकि आपको पता है कि महाभियोग शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति महोदय के लिए ही डिक्लेयर किया गया है और किसी के लिए महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, बशर्ते यहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी जब भी महाभियोग आएगा तो ये नहीं कहा जाएगा कि मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग आ रहा, महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जा रही है या महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाई जा रही है, ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उस शब्द की जो टर्मोलॉजी है, उस विषय की जो टर्मोलॉजी है, उसके जो शब्द हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उन पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। समझ गया आपको? वरना तो ऐसे रामलाल श्यामलाल तो आपको बहुत मिलेंगे यूट्यूब पर, लेकिन सही यूट्यूब चैनल बहुत कम मिलेंगे आपको। 100% में से 90 से 95% ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो फर्जी के हैं, जो कुछ भी उलझुल तरीके से पढ़ा के चले जाते हैं। लेकिन आप एक प्रतिष्ठित संस्था के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप एक प्रतिष्ठित संस्थान के थ्रू, एक प्रतिष्ठित चैनल के थ्रू पढ़ रहे हैं। जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा बिल्कुल सही और सटीक जानकारी के साथ पढ़ाया जाएगा। उस शब्द के, उस विषय की जो टर्मिनोलॉजी है, उस विषय के जो शब्द हैं, उन पे फोकस करके आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आप समाज में कहीं बोले, कहीं चले तो आपकी जो सब पर्सनालिटी वो झलके, लोगों को पता चले कि कौन बोल रहा है। कोई ये नहीं पूछता है कहाँ से पढ़ के आए हो, किस चैनल से पढ़ रहे हो, किस स्कूल से पढ़ रहे हो, आपकी पर्सनालिटी प्रेजेंट करती है। और जो पूछते हैं वो बेकार होते हैं। समझ गए? चलिए आगे। तो जो राष्ट्रपति, इन पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगा सकता है राष्ट्रपति, लेकिन लगाने से पहले क्या करेगा राष्ट्रपति कि इनका जो भी केस होगा, जो भी समस्या होगी, जो भी कारण होगा कि क्यों इनको हटा रहे हैं राष्ट्रपति, उस सब चीज को लेकर, उस केस को लेकर, उस विवाद को लेकर मुख्य न्यायालय में भेजा जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है, उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय से जब ये क्लियर हो जाएगा कि वो जो उन पर क्या बोलते हैं, तथाकथित जो भी विवाद था, जो भी केस था, जो मुकदमा था, जो उन पे आरोप लगे थे, अगर वो सिद्ध हो गया तो फिर राष्ट्रपति बाध्य उनको पद से हटाने के लिए। अगर सर्वोच्च न्यायालय से डिक्लेयर हो गया, सिद्ध हो गया कि श्रीमान जी पर लगे हुए जो भी आरोप है वो सिद्ध हो रहे हैं तथाकथित तरीके से, तो फिर उनको राष्ट्रपति उनके पद से हटाएंगे ही हटाएंगे। ठीक है, तो एक तरीका ये इनको उनके पद से हटाने के लिए। दूसरा तरीका ये स्वयं हट सकते हैं। तीसरा तरीका इनके अवधि हो जाए या इनके उम्र पूरी हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं। आगे इतना समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ आपको, समझे, इसको हल्के मत लेना। प्लस नोटबुक लेके बैठिए ताकि आप लिखते रहो। दूसरी चीज, मुख्य निर्वाचन आयोग जो होता है वो सेवा की शर्तों में उसकी जब नियुक्ति हो जाएगी तो उसके पश्चात तो किसी गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अर्थात जैसे कि आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए हैं तो उसके पहले जो भी फैसिलिटीज थी वही मिलेंगी। उसके बीच में अगर आपकी फैसिलिटीज में कोई भी कमी हो रही तो, जैसे तनख्वाह कम नहीं हो सकती है, कम नहीं हो सकती। गवर्नमेंट की यही एक क्वालिटी है। लिमिटेड कंपनीज या गवर्नमेंटेड कंपनी जो भी होती हैं या गवर्नमेंट खुद होती है तो उसकी यही क्वालिटी है कि चीजें में डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज ही होगी, यानी बढ़ेगी घटेगी नहीं। ठीक है, तो आपकी जो फैसिलिटीज अगर घट बढ़ रही है तो वो आपसे उसका मतलब नहीं है, बढ़ रही तब भी उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यही चीज बताएगा। गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। समझ गए? अगली चीज ये बताई गई है कि मुख्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर ही, मुख्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर ही प्रादेशिक जितने भी निर्वाचन आयुक्त होंगे, प्रादेशिक मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो भी होगा, यानी प्रदेश का जो भी, स्टेट का, उसको उसकी सलाह पर हटाया जा सकता है। यानी मुख्य न्यायाधीश जो मुख्य इलेक्शन कमीशन आयोग होगा, चीफ इलेक्शन कमीशन, सीईसी, इसकी सलाह पर राष्ट्रपति जो है
स्टेट के चीफ इलेक्शन कमीशन को हटा सकते हैं इसकी सलाह पर, और इसकी सलाह पर ही नियुक्ति भी है और इसके सलाह पर भी हटाया जा सकता है। ये चीजें गांठ बांध कर लिख लो बेटा, लिख लो, ठीक है। ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं, ये हर जगह नियुक्ति होगी, हटाया जाएगा, ठीक है, पद नियुक्त किया जाएगा, पदच्युत किए जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये जो टर्मिनोलॉजी, ये बहुत माइन्यूट चीजें, बहुत जल्दी स्लिप होंगी, समझिएगा, समझ गए। दूसरी चीज, इनके कुछ स्वतंत्र निकाय जो दिए गए हैं वो इनमें मतलब कुछ गलत तरीके से दे दिए गए हैं, मतलब निष्पक्ष तरीके से क्लियर नहीं किया गया है कि जैसे कोई भी निर्वाचन आयोग का मुख्य न्यायाधीश या अगले आयुक्तों को नियुक्त करना है इलेक्शन की, किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन आयोग में नियुक्ति देनी है या चीफ इलेक्शन कमीशन के पद पर नियुक्त करना है, तो उसके लिए योग्यता की कोई बात ही नहीं की गई हमारे संविधान में कि उसको विधिक ज्ञान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, मतलब होनी नहीं चाहिए, मतलब ये सब चीजों का कहीं जिक्र नहीं किया गया हमारे संविधान में। ये कुछ चीजें हमारे संविधान में ऐसी हैं जो स्वतंत्र और निष्पक्ष काम करने के लिए संविधान के दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन इसमें कुछ ये दोष है हमारे संविधान में, ये कुछ दोष है कि इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता पर कहीं पर किसी भी प्रकार के जिक्र नहीं किया गया है। आ गया समझ में। अगला कि इनकी शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, इनका विधिक ज्ञान कितना होना चाहिए, कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पर प्रशासनिक या न्यायिक सेवा क्या होनी चाहिए, ऐसा कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। बल्कि ये भी नहीं जिक्र किया गया कि इनकी पदावधि क्या होगी, वो तो राष्ट्रपति के थ्रू डिक्लेयर कर दिया गया धीरे धीरे इतने सालों में, पदावधि के बारे में भी नहीं बताया गया इनकी, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। इनके शक्ति और कार्य क्या है, तो आइए देखते हैं इनकी शक्ति और कार्य क्या है। ये चीज समझ गए, नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे, इनको पद से राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं, बीच में भी इनके कार्यकाल के दौरान भी इनको हटाया जा सकता है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाने से पहले वो जो भी इन पर आरोप लगा होगा उसको सर्वोच्च न्यायालय में भेजना होगा, वहां से अगर वो सिद्ध, अगर वो जो भी कदाचित इन पे लगाया गया है तथा कथित तरीके से अगर वो सिद्ध साबित हो रहा है, सही सिद्ध हो रहा है, तो फिर इनको इनके पद से हटाया भी जा सकता है राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से। दूसरी चीज, इनके और क्या बोलते हैं, ये अपने पद से स्वयं हट सकते हैं इस्तीफा देकर, या 6 वर्ष इनका कार्यकाल पूरा कर, या इनके 65 वर्ष की इनकी आयु कंप्लीट हो जाए तो इनका पद खाली हो सकता है। आगे इतना समझे। प्लस स्टेट में जो भी इलेक्शन कमीशन होगा उनकी नियुक्ति चीफ इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय करेंगे, और उनको उनके पद से हटा भी सकते हैं राष्ट्रपति महोदय, और हटाने के लिए भी ये चीफ इलेक्शन कमीशन की सलाह पर हटा भी सकते हैं। आगे इतना समझ में आ गया। आगे चलिए, इतना समझ में आ गया मुझे लग रहा है, क्योंकि आप खुश बहुत हैं, मुझे दिख रहा है, मैं समझ जाता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे कमेंट्स अच्छे अच्छे आएंगे, फूल माला के साथ आएंगे, मुस्कुराता हुआ एक बालक दिखाई देगा, रोता हुआ कहाँ दिखा दिया जाए, ठीक है। अब इनकी शक्तियां प्रशासनिक, सलाहकारिक, अर्ध न्यायिक, ऐसी कुछ शक्तियां इनको दी गई। तो आपको ज्यादातर चीजें इनको पता है कौन कौन सी इनके पास शक्तियां हैं। जैसे संसद परिसीमन आयोग का निर्धारण इलेक्शन कमीशन ही करे। परिसीमन आयोग की एक अलग से क्लास आपके ली जाएगी, उसके भी कुछ मेंबर्स होते हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं परिसीमन आयोग के, जो अलग उसमें बताया जाएगा। तो परिसीमन आयोग का गठन कौन करेगा, भारत निर्वाचन आयोग करेगा, ठीक। प्लस दूसरी चीजें आपको ये भी पता होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के तहत किसी भी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए। चलिए ये बता देता हूँ। पहले तो जब हमारा संविधान बना था उस समय 21 वर्ष का नागरिक 21 वर्ष का नागरिक, अगर किसी भी नागरिक की आयु 21 वर्ष पूरी हो गई है तो वो वोट डालने के काबिल हो जाता है। लेकिन अब हो गया है 61वां यानी 61 संविधान संशोधन अमेंडमेंट के तहत 1989 में 61वां संविधान संशोधन 1989 61 अमेंडमेंट 1989 के तहत अब मतदाता की आयु, वोटर की आयु 18 वर्ष कर दी गई है। अगर हमारे देश का नागरिक है उसकी आयु 18 वर्ष कंप्लीट हो गई तो अब वो वोट डालने के काबिल है। आगे सामने
ये सब कौन डिक्लेयर करता है? निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, अगर जैसे इस समय विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं तो इलेक्शन कब होंगे आपने देखा नहीं, पहले आ गया था कि निर्वाचन आयोग ने बता दिया इतनी तारीख से इतनी तारीख तक इन राज्यों में इलेक्शन होंगे। ठीक, इनका और क्या काम है? इनका काम यह है कि जब जैसे संसद में कार्यकाल पूरे होने वाले हैं 5 साल, 6 साल, राज्यसभा में 6 साल का और लोकसभा में 5 साल का, तो ये राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि श्रीमान जी, देश के सर्वोच्च अधिकारी, देश के प्रथम नागरिक, इन चीजों का कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो आप बताएं आगे क्या करना है। ठीक है, ये सारी चीजें। प्लस किसी भी पार्टी को मान्यता देना है तो निर्वाचन आयोग देगा। किसी भी पार्टी को कोई प्रतीक चिन्ह, जैसे कांग्रेस को का हाथ का पंजा, बीजेपी को का खिलता हुआ फूल कमल, आम आदमी पार्टी को झाड़ू, समाजवादी पार्टी को साइकिल, और बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष जो है सुश्री मायावती जी, उनकी पार्टी का प्रतीक चिन्ह हाथी, बहुत दूर से दिख जाता है, लोग मतलब बहुत जल्दी उसको दबा देते बटन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा समय तक, सबसे ज्यादा बार अगर कोई मुख्यमंत्री बना तो सुश्री मायावती जी हैं, और सबसे ज्यादा अगर किसी का सम्मानित कार्यकाल की नजर से देखा जाएगा तो मायावती जी का ही है। याद करिए, अपने घरों में पूछेगा, वो एक ऐसी लेडी थी जो स्वयं पहुंच जाती थी किसी भी संस्थान में। कहो 10 बजे का सरकारी, स्पेशली आपको पता है कोई भी सरकारी संस्थान 10 बजे से खुलता है, वो मोहतरमा ऐसी थी कि सुबह 6 बजे पहुंच जाती थी हॉस्पिटल वगैरह में चेकिंग के लिए, जिस वक्त पूरा स्टाफ गायब होता था। तो जब डॉक्टर के पास पहुंच जाता, अरे मुख्यमंत्री जी आ गए, तो फिर वो ब्रश करते हुए, कोई चड्ढी का नारा बांधते हुए, कोई पैजामा का नारा बांधता हुआ भगता था अपने घर से। ये सारी चीजें, यानी उस समय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, कानूनी व्यवस्था, विधिक व्यवस्था बहुत ही अव्वल दर्जे की थी। ठीक है, लोगों को सीखना चाहिए उनसे। प्लस और क्या, ये निर्वाचन तिथि विधि देखो, उन्होंने बताया था ना कि इन राज्यों में टोटल 7 चरणों में इलेक्शन होने हैं, इन राज्यों में 3 चरणों में, किसी भी राज्य, छोटे राज्य से गोवा में 1 ही चरण में हो गया कंप्लीट इलेक्शन वहां पर। ठीक है, तो तिथि का निर्धारण यही करेंगे, कब से कब तक होंगे, ये सब चीज निर्धारण करेंगे। इलेक्शन के दौरान आचार संहिता लगाने का कार्यक्रम यही बताएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें इनका काम है। प्लस निर्वाचन के सदस्य दलों, उम्मीदवारों के आचार संहिता निर्मित, वही चीज जो मैंने अभी बताया कि आपको, रिंगिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा या अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द करना निर्वाचन आयोग के हाथ में है। जैसे आप देखते हैं कि किसी भी जगह आप देखिए कि लूटपाट शुरू हो गई या मारपीट शुरू हो गई तो वहां के इलेक्शन क्या रद्द कर देते हैं। ये सब चीजें आप देखिए, पार्टी वार्टी, जैसे इलेक्शन कमीशन है, कोई भी पार्टी भाषण दे रही है, किसी भी अभद्र शब्द का इस्तेमाल कर रही है, किसी भी पार्टी के खिलाफ, तो पार्टी केस दर्ज करती है। किसके बाद? निर्वाचन आयोग के पास। उस समय इलेक्शन के दौरान जो भी नई प्रक्रिया होगी पार्टियों के थ्रू, वो इलेक्शन कमीशन देखेगा। आचार संहिता के दौरान अगर कोई भी विवाद हो रहा है तो उस समय जो भी इलेक्शन, जो भी न्यायिक प्रक्रिया, जो भी केसेस होंगे, निर्वाचन आयोग देखेगा। समझ गए? ये सारी चीज। एक चीज जान लो, कैसा भी इलेक्शन हो, चाहे संसद का हो, चाहे लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा राज्यों की, या उपराष्ट्रपति इलेक्शन है, तो उन सभी संसद और राज्य की विधानसभा, इनके इलेक्शन जब भी होंगे, कैसा भी मैटर है उसका सॉल्यूशन, उसका निवारण निर्वाचन आयोग करेगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन है, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन है, तो उनके इलेक्शन से संबंधित कोई भी केस है, कोई भी व्यवधान है उत्पन्न हुआ है, तो उसका निवारण सर्वोच्च न्यायालय में होगा। ये चीज लिख लीजिएगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित चीजों का सोल्यूशन या निवारण सर्वोच्च न्यायालय में होगा। बल्कि बाकी सारे कोई भी इलेक्शन हो, उन सभी से संबंधित कोई भी वाद विवाद है, उसका निवारण निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। बहुत ही मजेदार क्लास होगी, बहुत ही लेवल का कंटेंट दे रहा हूं आपको, और आपको समझ में आ रहा है कितने लेवल का मैं कंटेंट दे रहा हूं आज आपको। ठीक है, उसके बाद ये कौन से अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। जैसे सेंटर पे तो निर्वाचन आयोग खुद ही बैठा है, स्टेट पे इन्होंने अलग से निर्वाचन आयुक्त कर दिए हैं, अलग अलग आयुक्तों को नियुक्त कर दिया है। प्लस उसके बाद कौन आएगा, पहले देख लो, मैं यहाँ बता दो पहले। जैसे एक तो पहले सेंटर में इलेक्शन कमीशन, सीईसी प्लस ईसी, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन प्लस इलेक्शन कमीशन, यानी जो भी अन्य आयुक्त होंगे। इनके नीचे स्टेट इलेक्शन कमीशन, उल्टा हो गया, स्टेट चीफ इलेक्शन कमीशन प्लस इनके जो भी इलेक्शन कमीशन होंगे, अन्य आयुक्त होंगे। उसके बाद
डिस्ट्रिक्ट में है तो डिस्ट्रिक्ट में जो कलेक्टर होता है, यानी आप डीएम बोल दो उसको, डीएम के दिशा निर्देश में फॉलो कराया जाएगा। उसके बाद फिर नीचे आएंगे डिस्ट्रिक्ट के बाद, तो डिस्ट्रिक्ट के बाद अगर आप आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट के बाद आप देखेंगे कि यहां पर जो है डीएम, एसडीएम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद तहसीलदार जिनको बोलते हैं, तहसीलदार के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि एक हर सेंटर में एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है, पीठासीन अधिकारी, जिनके दिशा निर्देश में सेंटर्स में वोटिंग होती है, मतदान होते हैं। तो अभी हाल ही में आप लोगों ने वोट किया होगा तो आपने देखा होगा कि पीठासीन अधिकारी ऐसे बज लगा होगा, तो उसके का मतलब प्रमुख अधिकारी है, उस मतदान केंद्र का प्रमुख अधिकारी वही है। उनके ऊपर ये है, उनके ऊपर ये है, उनके ऊपर ये, उनके ऊपर ये क्रम है। आ गया समझ में? गुड। आगे तो 2018 से उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों का वेतन 2.5 लाख रुपए हो गया है, और वहीं पर इनका भी इसी के समतुल्य रख दिया जाता है वेतन, इलेक्शन कमीशन के आयुक्तों का। समझ गए? अब आपको होमवर्क मैं एक दे रहा हूं कि जो भी क्या बोलते हैं उसको, हाँ, इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है सेंटर में, प्लस स्टेट चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, दोनों आप बताएंगे। उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन आयोग कौन है, प्लस इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, दोनों व्यक्तियों के आप नाम बताएंगे। इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है? तो आप कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। तो ये था इलेक्शन कमीशन। अब आप देख लीजिए कि स्पेशली क्या क्या होता है। अनुच्छेद 324 के तहत क्या हो रहा है, 325 के तहत क्या हो रहा है, 326 के तहत, 27, 28, 29 के तहत क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन तो अब 27, 28, 29 तो नहीं पूछता है, सॉरी 25, 24, 25, 26, हाँ 24, 25, 26 बहुत पूछता है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 324, आर्टिकल 325, आर्टिकल 326, इसके तहत बताया गया है कि निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के तहत किया जाएगा। उनकी नियुक्ति सब राष्ट्रपति जी करेंगे, ठीक है। इसके तहत बताया गया है आर्टिकल 325 के तहत ये बताया गया सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार दिया गया। सार्वभौमिक मताधिकार इसमें दिया गया है, इसमें सार्वभौमिक मताधिकार, इसमें व्यक्तिगत मताधिकार का अधिकार दिया गया, व्यक्तिगत मताधिकार, ठीक। इसमें तो गठन नियुक्ति इसी में सब हो जाती है, ठीक। आ गया। फिर उसके बाद वेतन वगैरह होगा इनका, ठीक है। आइए सार्वभौमिक मताधिकार आप समझिए। सार्वभौमिक मताधिकार का तात्पर्य यह है कि भारत के जो भी नागरिक हैं, किसी भी क्षेत्र के, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत, मध्य भारत, सभी जगह को समान अधिकार है मत देने का। कब देना है वो इलेक्शन कमीशन आपको तिथि निर्धारित कर देता है, तभी आपको वोट करना होता है। इतना समझ में आ गया आपको? आगे दूसरी चीज अगर आपको बताई जाए कि सब जाति धर्म ये सब चीजों को स्वाभाविक मतलब यही सभी किसी भी जात से, किसी भी धर्म से, किसी भी क्षेत्र से आप संबंधित है, आपको अगर भारत की नागरिकता प्राप्त है तो आप भारत में वोट डालने के काबिज हैं। दूसरी चीज व्यक्तिगत मताधिकार। व्यक्तिगत मताधिकार यही चीज मैंने आपको बताया था कि अगर आप 18 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं और आपको देश की नागरिकता प्राप्त है तो आप का ये अधिकार है कि आप वोट डाल सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन कंप्लीट होता है। और बताइए कमेंट के माध्यम से कैसा लगा। अगर आपके समझ में आए तो बहुत अच्छी बात आएगा ही, क्योंकि मैंने पढ़ाई ऐसा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। और आज